आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। तो क्या 17 जून को फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? क्या ये जो कुछ हो रहा है वो 17 जून की तैयारी है कि जब फिलिस्तीन को आजाद मुल्क ऐलान किया जाएगा? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी दुनिया को जगा दिया है। भले ही वो अरेस्ट हो गई, उनके लोग अरेस्ट हो गए, भले ही उस काफिले को रोक दिया गया, लेकिन ठहरे हुए पानी पर कंकर मार दिया है और पूरी दुनिया में उसकी लहर देखी जा सकती है। इस तमाम इश्यूज पर हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं फजील अहमद साहब से बात की कि आखिर ये जो पूरी कार्रवाई है, इस वक्त जो हालात हैं फिलिस्तीन के, गाजा के, वो क्या है, कैसे आप इन हालात को देखते हैं। इस पर फजील अहमद साहब ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाखों लाख लोग अब अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। तमाम जो ग्लोबल मार्च है वो आप देख सकते हैं। सुनिए, इस पर फजील अहमद साहब ने कई बहुत अहम पॉइंट्स उठाए, सुनिए। मुमताज भाई, 17 जून को कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है और मैंने पहले भी कहा था कि 17 जून से पहले कितने चेहरों का नकाब उतर जाएगा। अब उतरना शुरू हो गया है। अरब जगत के लोग मदद में नहीं आ रहे, लेकिन पश्चिमी देश के लोग मदद में आ रहे। अवाम आ रही है, हुकूमत नहीं आ रही, अवाम आ रही है। और 7,000 का काफिला, 3,000 का काफिला, 2,000 का काफिला जिस तरह से गजा में पहुंचने लगा है, अब ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। चाइना ने 1 लाख लोगों के खाने का हवाई मतलब हवा के जहाज के माध्यम से ड्रॉप कराया है खाना, 1 लाख लोगों का राशन। ये सब कुछ अब होने लगा है। लेकिन इतना होने के बाद भी आज भी अरब लीग जिस तरह से खामोश बैठा है, इतना डर रहे ये लोग। इतना डर किस बात का है? मौत से डर रहे या इजराइल से डर रहे? ये अल्लाह से नहीं डर रहे, ये मौत से डर रहे, इजराइल से डर रहे, अमेरिका से डर रहे। देखिए, कल मैंने अल शुरा की बात की थी। लोग कह रहे कि अमेरिका जो है इस लड़ाई से बाहर हो गया है, ईरान पे हमला नहीं करेगा, ईरान उसका दोस्त हो गया है, बातचीत भी हो रही है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ईरान पर हमला करने के लिए एक ही रास्ता है, वो सीरिया का रास्ता। सीरिया में अल जुलानी, अल शुरा जो इतने आसानी से सीरिया में राष्ट्रपति बन गए, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान और रूस का हाथ है। और इसीलिए इजराइल इतनी आसानी से नहीं सोच रहा था कि जुलानी अल शुरा इतनी आसानी से वहां पे जाके स्टेब्लिश हो जाएंगे। इसी बात का डर नेतन्याहू को सता रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भी जुलानी को सारे उनके आतंकवाद का टैग हटा दिया, पैसा माफ कर दिया, पूरी तरह से छूट दे रहे। किस बात के लिए? इसीलिए छूट दे रहे कि ये जो है ईरान तक जाने का, पैदल हमला बोलने का एक रास्ता दे दे सीरिया, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि सीरिया के माध्यम से भी अगर हमला ईरान पे करते हैं, अमेरिका करे चाहे इजराइल करे, तो हवाई हमला तो हो सकता है, लेकिन पैदल मार्च करके इतनी ध्रुव पहाड़ियां हैं, बहुत हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कुछ रेगिस्तान की पहाड़ी, कुछ पक्के पत्थर की पहाड़ी, उनको पार करना बहुत आसान काम नहीं है। उसको पार करके आप ईरान के अंदर घुस पाएंगे, ये बहुत आसान काम नहीं है। और मुझे लगता है कि ईरान पे हमला करने का जोखिम ना तो अभी ट्रंप उठा सकते हैं, ना इजराइल उठा सकता है। लेकिन कोशिश जारी है इन लोगों की। अगर नहीं हमला करना है तो कम से कम जैसे हम यहाँ से बैठ करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये तो ईरान भी समझते होंगे कि भाई हमारे ऊपर हमला करने के लिए सीरिया को रास्ता दिया गया है। लेकिन सीरिया रास्ता, अल जुलानी अल शुरा को इतना आसानी से सीरिया में बैठाल देना, इसके पीछे भी तो ईरान का हाथ है। पहले क्या था वो छोड़ दीजिए, लेकिन अल शुरा भी तो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाई किसकी मदद से हम यहाँ तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। और अगर ईरान के खिलाफ गए तो सीरिया की आवाम आवाम तो बधी नहीं ना किसी से, ना अमेरिका से, ना इजराइल से। पूरी आवाम आईडीएफ की इजरायली सेना को घेर लेगी, और घेरने के बाद जो हश्र उनका हमास ने किया और गजा में हुआ, वही काम उनका सीरिया में भी हो जाएगा। इसीलिए इन लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ईरान से हमला। तो बहुत बेचैन तो बहुत है ये लोग, नेतन्याहू भी बेचैन है और अमेरिका भी बेचैन है।
हमला करने के लिए बेचैनी तो बहुत है, लेकिन अंजाम से लोग डर जाते हैं। जब अंजाम सोचते हैं, युद्ध का भी तो अंजाम होता है ना। जब ये लेबनान से नहीं लड़ पाए, जब ये हमास से नहीं लड़ पाए, जब ये हूती से नहीं लड़ पाए, तो फिर ईरान से कैसे लड़ेंगे? सबसे पहली लड़ाई तो इनको वो ध्रुव पहाड़ियां पार करना सद्दाम हुसैन साहब भी नहीं पार कर पाए थे इराक से, जब ईरान का युद्ध हो रहा था। तो एक भी सेना आसान नहीं है। हिमालय जैसी ध्रुव पहाड़ियों को पार करना, आज हम चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, कभी भी चाइना हमारे पहाड़ियों को पार करना, ये हमको तो 3 तरफ से तो हिमालय बचा रहा है। इतनी बड़ी हमारी सुरक्षा हिमालय कर रहा है हमारी, और जो इसी तरह की पहाड़ियां ईरान के अंदर है। 3 तरफ से वो ईरान पहाड़ियों से घिरा है, एक तरफ समुंदर और पानी से घिरा हुआ है। तो इनके लिए न तो अब अरब इनको कोई रास्ता देगा, न यूएई देगा, न पाकिस्तान देगा, क्योंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान भी शेयर करता है। और भारत की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, भारत तो खैर वहां तक आसान भी नहीं है, लेह लद्दाख के ऊपर से ईरान का बॉर्डर बन सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के लिए कि ईरान पे हमला करना, और हवाई हमला करेंगे तो वो एक बार कर चुके। 100 जहाज लेके गए थे ईरान को मारने, रात में वापस आ गए, और जॉर्डन और अरब यूएई सबने माफी मांगी खामेनी साहब से कि भाई गलती हो गई हमसे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो हवाई हमला तो अब ये करने की हैसियत है नहीं, और जमीनी हमला के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं। तो पूरी तरह से इनके हाथ कटे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं। इजराइल कहीं भी और बिना ईरान पर हमला किए ये जो सोच रहे कि हम कुछ कर लेंगे, एक मारो, जिसे रावण का सर था ना, रावण का सर एक मारते थे 10 निकल जाता था। तब उन्होंने कहा कि अरे इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में तीर मारो। विभीषण ने कहा कि नाभि में तीर मारो, समझ रहे आप? तो ऐसा ही विभीषण हमारा अरब है, हम लोग का भी विभीषण है, हमारी लंका का भी विभीषण अरब है, जो बार बार जा करके अलशूरा और अमेरिका में समझौता कौन कराया? विभीषण ने कराया ना। कौन जाके समझौता कराया? अलशूरा से अमेरिका का कौन, प्रेसिडेंट ट्रंप को लेके कौन गया था? अरब ही गया था ना। तो ये भी तो हमारे विभीषण हैं। इनको ये जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, लेकिन खाना नहीं पहुंचा पा रहे, दवाई नहीं पहुंचा पा रहे। इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है ये। तो ये जो मसला खड़ा कर दिया अरब में, अरब से जो दुनिया, पूरी इस्लामिक दुनिया के लीडर की नजर से हम अरब को देखते हैं। अरब क्या मदद करेगा फिलिस्तीन का, क्या मदद करेगा वो भारत के मुसलमानों का, क्या बांग्लादेश के, अफ्रीका के मुसलमान का क्या मदद करेगा, जब बगल के पड़ोसी उसका फिलिस्तीन नहीं मर रहा है, उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। ये जो सारी सिचुएशंस है वार की, अगर मैंने कल कहा था कि नेतन्याहू का हाल मुसलोनी की तरह होगा, वो दिन दूर नहीं है मुमताज भाई, बहुत जल्दी होगा। और मुसलोनी के बाद तालिबान ने जो वहां के राष्ट्रपति थे उनको हैंग कर दिया था ट्रैफिक पोल के साथ, जब तालिबान ने हमला किया था अफगानिस्तान पर। तो याद होगा 89 के टाइम में, 89-90 का वो टाइम था जब उनके प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनको पकड़ करके टेलीफोन बिजली के पोल पर हैंग कर दिया था, ट्रैफिक पोल पर। ये सारी दुनिया में हुई है। और नेतन्याहू अगर नहीं भागे इजराइल छोड़ के, मुझे लगता है कि इनका धीरे धीरे वो दिन आने वाला है। तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और अब दुनिया के सामने फिलिस्तीन को अगर नहीं बचा सके तो मुसलमानों का अस्तित्व दुनिया से मिट जाएगा, इकबाल नहीं रहेगा, और सिर्फ खाएंगे सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब वजूद मिट चुका है। आप जब फिलिस्तीन की मदद करने के लिए मुसलमान सामने नहीं आ रहे, आज भी जो सामने आ रहे थे ईसाई आ रहे, कुछ दूसरे धर्मों के लोग आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं निकल रहा है उनकी मदद करने के लिए, केवल ये लोग बातें कर रहे हैं। और एक इंसान ने, एक मेरा दोस्त ने कह दिया मस्जिद के सामने रमजान के महीने में कि गजा तो प्लेन हो गया। मैंने मोबाइल खोला, हमने कहा मुसलमान अगर प्लेन भी हो गया, आप कैसे मुसलमान हो जो कह रहे हो कि प्लेन हो गया? आपको तो ये बात कहना ही नहीं चाहिए। आपको वेस्टर्न कंट्री के लोगों से नहीं सुनना चाहिए कि वो किस तरह झूठ को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से झूठ को सच बताते हैं। फिर हम क्यों कहेंगे कि गजा प्लेन हो गया? और यकीन जानिए ईद के दिन में उनसे मतलब मिले, लेकिन हम हाथ भी नहीं मिलाए, मेरा मन नहीं किया। जो कहे कि गजा को प्लेन हो गया,
उस मुसलमान से मैं तो हाथ मिलाना क्या, उसको सलाम करना भी हम समझते हैं कि हमारे लिए वो लगता है। कैसे कोई मुसलमान का दिल है जो जबान पे कैसे उसके आ जाता है कि जो कहे कि और गजा प्लेन हो गया। फजील साहब, मैंने भी एक हेडिंग पढ़ी थी, एक ऐसे ही फर्जी यूट्यूबर की, और लगा के तो मैंने कहा कि एक शेर पढ़ा था कि चांद को रोटी समझ, वो भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की, चांद को रोटी समझकर रात भर तकता रहा। तो हमने कहा कि मैंने जो है वो देख रहा है कि राख के ढेर में बदल गया। मैंने कहा मैं उस गिरे हुए मलबे में फिलिस्तीन की आजादी देख रहा हूं, मैं उस मलबे के ढेर में एक जिंदगी देख रहा हूं, मैं मलबे के ढेर में शहादत देख रहा हूं, मैं मलबे के ढेर में पूरे मिडिल ईस्ट की आजादी देख रहा हूं, और मैं उस मलबे के ढेर में पूरी दुनिया की इंसानियत को जगाने की हरकत और हरारत देख रहा हूं। मैंने ये बात कही थी। तो देखने का नजरिया होता है। दो बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी अपडेट आ रही है, मैं आपको दे दूं। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने एक तो ये कहा, इजरायली मीडिया ने खबर दी है, इजरायली नेवी मैडलिन को रोकने के लिए अशदूद के तट पर एक्सरसाइज कर रही है कि इसे हमें रोकना। ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, देखिए। और दूसरी बड़ी खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि कनाडा ने यहूदियों के एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है जो यहूदियों की सहायता के लिए फंडिंग करता था। कि ये भी बड़ी अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे जो आज हमने हेडिंग भी लगाई, आपने देखी होगी, थंबनेल है, यहाँ जयदीप साहब ने कहा है वही बात जो फदील साहब, फिरोज साहब कह रहे थे। यहाँ पे फदील साहब ने जिस पर जोर दिया था, इजरायली आर्मी सुजाया से पूरी तरह वापस हो चुकी है, जबकि बैत लहिया से आंशिक वापसी कर रही है, कर गई है। लगता है पिछले कुछ दिनों में जो सेना की कैजुअलिटी हुई है उससे हताश और निराश होकर इजराइल ने उन संवेदनशील क्षेत्रों से सेना वापस की होगी। तो ये देखे, जहां से वो वापस आ सकते हैं वहां से भाग सकते हैं, अब वो वापस आ रहे हैं। कल हमने रिपोर्ट दी थी कि वहां की सिचुएशन क्या है, हालात बड़े खराब हैं। लेकिन ये रिपोर्ट भी मुझे लग रहा है, जैसा कि फजील साहब ने कहा था, कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, ये किसी तरीके से कट पिट के आ रही, लेकिन पूरी रिपोर्ट। तो बहरहाल फिरोज अहमद बख्श साहब, मैं आऊंगा फजील साहब आप पास, लेकिन मैं फिरोज अहमद बख्श साहब से भी रद्द अमल चाहता हूँ। ये जो सिचुएशन आई है कि वहां से भी फजील साहब ने बताया भी, मैडलिन का वहां जहाज बिल्कुल करीब पहुंच गया है, उसे रोकने की तैयारी भी चल रही है, रिपोर्ट आ गई है। लेकिन दूसरी चीज ये कि हजारों हजार लोग निकल पड़े हैं और उसके लिए। और तीसरी चीज ये कि हमास जो अल-कसाम ब्रिगेड है उसने आज भी बड़े हमले किए। अब वहां से इजरायली फौज पलायन कर रही, निकल कर रही है। क्या कहेंगे आप, क्या ये मुकाबला नहीं? इसके साथ साथ फिरोज अहमद बख्श जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कई इश्यूज की तरफ इशारा किया है और वहां के हालात का जायजा लिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। जी रजवी साहब, ऐसा है, अल-कसाम ब्रिगेड ने आज एक बड़ा जोरदार हमला किया। उस हमले में जो है 4 जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे वो तो फौत हो गए और 12 जो है वो जख्मी है, जिनमें 2 क्रिटिकल हालत में हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो अल-कसाम के बिहाफ पे जो इनको देख रहे हैं हमास की जानिब से अबू उबैदा, उन्होंने कह रखा है इसराइल से कि देखो या तो जंग रोक दो, उसी में बेहतरी है सबकी, वरना तुम नए ताबूत जो है उनका ऑर्डर दे दो। तो अब देखिए, ऐसा है कि इसराइल तो मुझे लगता नहीं मानने वाला है। इसराइल जब ही मानेगा जब कोई बड़ी ताकत जो है उसको रोकेगी। अच्छा, ग्रेटर थनबर्ग के पास जो है किरदार की ताकत है, उसके पास आमाल की ताकत है, उसके पास जो है एक सोच है, एक ऐसी सोच है कि जो दुनिया को और ख़ासतौर से फ़लस्तीन को इसराइल के जुल्म से बचाना चाहती है। ये सारी चीज़ें उसके पास है, पर उसके पास हथियार नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि वो निहत्थी है,
मेडेलिन पे किसी के पास हथियार नहीं है। इसराइल हर हालत में उनको वहां करीब पहुंचकर सिंबॉलिक ही मदद, जो भी मदद वो लेकर आए हैं, जो भी थोड़ा बहुत खाना वो लेकर आए हैं, वो उनको वो भी नहीं करने देगा, ऐसा मेरा ख्याल है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट अस होप फॉर पीस एंड लेट अस होप फॉर बेस्ट के आई मीन इनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है ग्रेटर थनबर्ग की, उनके पूरा जो वफ्द है उसको बरकरार रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, अ, जो दो फौजी नहीं जो चार फौजी मारे गए, उसमें से ये चारों फौजी ऐसे थे जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, ये फौजी नहीं थे। ये काफी जो है वहाँ इसराइल के अंदर बड़ा एक तरह का घमासान मचा हुआ है। पहली बात तो ये रिपोर्ट नहीं देते, ना ये इस चीज की रिपोर्ट दे रहे हैं कि इनके लीक्स, इनके एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो सारी उनके फाइल्स जो हैं उनके ऊपर कब्जा हो गया ईरान ईरान का। दें तब परेशानी, नहीं दें तब परेशानी, बस ये कर रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं उसके बदले में फलस्तीनियों को, लेकिन कब तक मारेंगे। अब इनको तैयार हो जाना चाहिए इसराइलियों को कि जहां आज फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, ठीक है, 1,50,000 शहीद हो चुके हैं, ठीक है, उससे ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और इतने ही और तैयार हैं शहीद होने के लिए। और जितने तुम मारोगे वो निकलते चले आएंगे, जैसे फजील साहब ने कहा कि भाई वो उसका रावण का सर है, अगर एक तोड़ोगे तो फिर उगाता है वो, और ये तो बहुत से उग कर आएंगे ऐसे। लेकिन इसराइल के लिए अब परेशानी आने वाली है कि अब इंटरनेशनल सिचुएशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में अब क्या हो, 17 जून को देखेंगे, 12 जून को देखेंगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अब इसराइल के बुरे दिन आने वाले हैं। यही वजह है कि अल कस्साम के जो हेड हैं अबू हुवैदा, उन्होंने एक वार्निंग दे दी है। इससे पहले भी दूसरी वार्निंग हूती ने दे दी थी कि या तो जंग को रोको वरना इसराइल छोड़कर जाओ। ये खास तौर से जो बाहर से आए हुए इसराइल में लोग सेटल थे, इसराइल चैन से नहीं है। देखिए, अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, आप बिला वजह किसी मतलब निहत्थे को मारेंगे, आप बिला वजह किसी की दिल आजारी करेंगे, दिल आजारी तो बहुत छोटी चीज है, 60-70 हजार को मार दिया आपने, तो आपका भी खात्मा बिल्कुल ऑन टारगेट है। आप जो है खात्मे के आतिश फशां पहाड़ पर बैठे हैं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इसराइल का या वहाँ के बाशिंदों का, बावजूद इसके कि 82% इसराइली बाशिंदे आज भी नेतन्याहू की इस बात को, जो सिहोनी जिनको बोलते हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जंग को जारी रखें। तो ये सब हो रहा है, लेकिन अ, जंग का जारी रखना कोई अच्छी चीज नहीं है। आखिर में फजील अहमद साहब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा कि जो भी गरीब और मजलूम से टकराता है तो याद रखिए उसका मददगार अल्लाह होता है और गजा के लोगों की अल्लाह मदद करेगा और फिलिस्तीन आजाद होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो कायराना हमला है, युद्ध के नियमों के विपरीत है कि सिविलियंस को आप निशाना बनाइए। ये तो कोई खुददारी नहीं है या ना कोई इस तरह की युद्ध नीति है, लेकिन चूंकि उनको कुछ भी करना है, गजा, देखिए गरीबों को ना लोग सताते हैं, उनको लग रहा है कि फिलिस्तीन के लोग मिस्कीन हैं, यतीम हैं, उनको हम ऊपर से मारेंगे, ये लोग गजा छोड़ के चले जाएंगे। ये उनकी भूल है। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे लड़िए मगर गरीबों से मत लड़िए, क्योंकि गरीबों से जब लड़ते हैं तो अल्लाह उसके साथ खड़ा होता है, और अल्लाह के साथ लड़ना बहुत आसान काम नहीं है। ये जो इजराइल, ठीक है गजा में इतने लोग मारे गए, लेकिन याद रखिए कि इजराइल भी नहीं बचेगा। वो भी आज नहीं तो कल, चूंकि अभी हूती और हमास जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो मिलिट्री पर कर रहे हैं, वो पब्लिक पे नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का कोई नुकसान या हलाकत ना हो।
अगर जिस दिन ये उतर गए कि हमको अब मारना ही है इसराइल पर, तो 56,000 क्या वो और ज्यादा मार देंगे। लेकिन आम आदमी न मरे, इसकी पूरी कोशिश हुती भी कर रहा है और हमास भी कर रहा है, जबकि इजराइल नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। अब जिसको मरना है वो तो मर ही गया बेचारा। जिस तरह से वो हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग घर छोड़ के नहीं जा रहे, उसी घर में रह रहे। घर का आधा हिस्सा टूट गया और आधे हिस्से में रह रहे। तो ये जो इजराइल कर रहा है वो जेनोसाइड है और वो जबरदस्ती है। एक नए तरह की जंग हो रही है जहां दुनिया खामोश है, लेकिन दुनिया की खामोशी भी एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। जरूर कुछ लोग मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें इसराइल का नेस्तनाबूद होना तय है। आज नहीं तो कल इसराइल को मिट जाना है। ये जितना भी ज्यादती करना है कर लें, उसके बाद ये इनका वजूद नहीं बचेगा। और अंदर ही अंदर पूरा दुनिया, नेटो कंट्रीज भी वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो गई हैं। इसीलिए हूती को भी और हमास को भी पूरी मदद मिल रही है वहां से। आप यकीन जानिए, जितना कोशिश हो रहा है, हमास जो है, कोई एक भी पब्लिक गजा की कभी हमास के खिलाफ नहीं बोली, ना कोई खड़ा हुआ। हर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। इससे मतलब निकाला जा सकता है, अगर लोग अपने कंट्री के युद्ध होता है तो लोग, अपने देश के लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई युद्ध क्यों कर रहे हो, लेकिन गजा के लोग साथ खड़े हैं हमास के। वो बिल्कुल रिवोल्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहे, वो साथ खड़े हैं। उन्हीं की ताकत से हमास खड़ा है और हमास की ताकत से आज इजराइल डर रहा है या दब रहा है। रहा सवाल, अगर वो नाव को नहीं जाने देंगे गजा तक तो भी उस लड़की की जीत है, और जाने दिया तब तो बहुत बड़ी जीत है। अब इजराइल जो है अगर उस पर हमला कर दे या उसे अरेस्ट कर ले, जैसा कि कह रहे हैं कि हम अरेस्ट कर लेंगे, ये सब इजिप्ट तक वो पहुंच चुकी है। इजिप्ट के बाद अब उसको इजिप्ट की फोर्स भी उसको स्कॉट देगी, और स्कॉट देने के बाद उसको कोशिश हो रहा है कि वो गजा तक पहुंचे। लेकिन चाहे जो भी ये कर ले, वो भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के आ रहे। वो एक नाव से आ रहे, छोटी सी नाव है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, वो नाव से में भी बहुत रिस्क है। तो इस तरह से जो जो हो रहा है उसमें इसराइल ने अगर कोई रिएक्शन किया उन लोगों के नागरिकों पर या उनकी नाव पर, तो फिर बहुत बड़ा रिवोल्ट पूरी दुनिया में हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग खड़े हो जाएंगे इसराइल के खिलाफ। जो आज भीतर भीतर बात कर रहे हैं वो खुल के बात करेंगे, और बात ही नहीं करेंगे बल्कि वो लोग भी सामने आ जाएंगे, और तब इसराइल को जवाब देना या उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जी बहरहाल, तो ये फजील अहमद साहब और फिरोज बख्श साहब से जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।